नहीं हो रहा? शेयर स्क्रीन, स्टार्ट। क्या हो गया? कौन डर गया? आप लोग? एक मिनट। चलो देखो, नॉर्मली जो हमारे पास एक रेगुलर स्कीम होता है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन, जो हमने आई थिंक 6th या 7th क्लास रजिस्ट्रेशन करना सिखाया था आप लोगों को। ये छुट्टी पे थी, आपको थी और हिमानी कर रही थी अपने हाथों से। ठीक है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर में क्या होता है कि सबसे पहले मंथली रिटर्न फाइल होती है। ठीक है जी। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो होता है ना जीएसटी के, जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बनाना पड़ेगा। जब तक प्रॉपर नहीं बनाओगे तो पता कैसे चलेगा? ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको इसके अकाउंटिंग जो है वो इन डिटेल करानी पड़ेगी। इन डिटेल मतलब प्रॉपर डुअल एंट्री सिस्टम कराना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट के साथ। तभी तो पता चला सेल कितना है, परचेज कितना है। ठीक है। फिर आपको हर महीने रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन। ठीक है। एक मिनट ना, एक चीज आप लोगों को सिखाता हूँ पढ़ने का, एक छोटा सा जो ट्रिक होता है अच्छा सा। आप लोगों को बुक में ना, ठीक है, जैसे कि रिकंसिलिएशन मैंने वो दिन लास्ट लास्ट क्लास में आईटीसी का रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा कि टू बी में कितना आ रहा है हमारे और हमारे परचेज बुक में कितना आ रहा है। ठीक है। फिर वैसे आपको मतलब कि ये है कि फिर एक प्रोफेशनल को फीस भी देनी पड़ेगी आपको इस काम को रखने के लिए, करवाने के लिए। वेयर एज जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं उनको एक दिया हुआ कंपोजिशन स्कीम। ये नॉर्मली वो होते हैं जैसे कि जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर होता है, जिसका 1.5 करोड़ तक का सामान बेचते हैं। उनके पास ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, डेट इज ऑप्शनल, कि वो ये वाला चूज करें। और इस केस में केवल और केवल क्या करें, जो सामान सेल करते हैं उसका 1%, 3%, 2%, अलग अलग रेट है जीएसटी का। इधर तो रेट क्या है, 5, 12, 18, 28। इधर 3 ही रेट है कि अपना 1% चूज करो, हाथ से 1%, 3%, 2%। इसमें तो ये है कि आपको अलग अलग रेट देखने हैं, आईटीसी अवेल करते टाइम देखना है 12%, 18%, एचएसएन कोड देखना है। ठीक है। इसमें बहुत सारी झंझट है। इसमें क्या है, जैसे छोटे टैक्स पेयर्स, मान लो किराना की शॉप है, एक किराने की शॉप वाला तो लाख, 2 लाख, 3 लाख तो बेच ही देता होगा, 20-25 लाख तो बेच देता है। अब वो कहाँ इन झंझट में पड़ेगा, पढ़ा लिखा तो इतना होता नहीं, अकाउंटेंट के नाम पे कोई होता नहीं उनके पास, खुद ही मुनीम होते हैं, खुद ही दुकानदार, खुद ही कुछ। तो क्या उनको डेबिट क्रेडिट आएगा? उनको समझ में आएगा आईटीसी क्या होता है? ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम नॉर्मली छोटे टैक्स पेयर के लिए, मतलब जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 5 लाख तक, वो क्या करेंगे, हाँ जी इस महीने मैंने 20 लाख का बेचा है, 20 लाख का 1% जितना बनता है 20,000 रुपये बनेगा, दे दो, बात खत्म। इस केस में 20 लाख का 18% बनेगा 3,60,000। और आईटीसी अगर माइनस करोगे, जो इन्होंने परचेज किया तो आईटीसी पे करेंगे ना, तो वो कुछ जो भी टैक्स बने। इस केस का नुकसान केवल ये होता है कि इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये जो आप टैक्स पे करोगे डेट विल बी फ्रॉम योर पॉकेट मनी। फिर ये सारी झंझट से दूर। लेकिन फायदा तो जीएसटी वाले, तो फायदा जीएसटी वाले में है। बट एक बात बताओ, जो नॉर्मली छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे टैक्स पेयर्स, अपना जो सब्जी की दुकान खोल के बैठे, बाई चांस 20 लाख क्रॉस हो जाता है, या किराना की शॉप वाले हैं, या, या ठेके पे जो आपका कोने पे जो जो कोने पे वो सामान बेच रहे होते हैं, जो आपके वो वाले हैं सब्जी वाले, छोड़ देते हैं एक बार, जो वो कौन से कोने में बैठे होते हैं जो बीड़ी सिगरेट बेच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पान पान वाले। ठीक है। अरे
तुम लोग कहाँ सोच कौन से उसमें बैठो, कभी जब जाओ ना पूछना भैया आप लोग कितना कमाते हो कितना खाते हो। डेली की सेल बताएंगे आप लोगों को, 5 से 6 हज़ार रुपए की सेल तो कम से कम होती है उनकी। आप पूछो कभी बैठ के। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। आप यहाँ की बात मत करो, जो यहीं वाला है ना हमारे यहाँ पे बैठता है इधर कॉर्नर पे। कॉर्नर से जस्ट थोड़ी सी बगल में, उससे पूछ लेना कभी दिन पे। और वैसे ही जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो होते हैं पान बीड़ी गुटखा वाले, सेल का भी पूछ लेना उनके। अगर दिन के वो 5-6 हज़ार रुपए बेच देते हैं तो महीने के 1.5 लाख रुपए हो गया। करो 12 से मल्टीप्लाई, 18 लाख हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अगर जैसे ही वो 20 लाख क्रॉस करेंगे या 40 लाख क्रॉस करेंगे, अब मेरे पास है एक बंदा, वो उसका ना उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव में, वहां पे शॉप है। वो केवल यही अपना उसने क्या क्या रखा है, एक तो कोक वगैरह जो होता है कोल्ड ड्रिंक रख रखा है, बीड़ी सिगरेट वो रख रखा है, और शायद वो पीटीज वगैरह रखा है उसने। उसके उसने मेरे को स्टेटमेंट भेजा है, करीब 50 लाख तो पीटी बीटी में है उसकी, 50 लाख पूरे साल का बता रहा हूँ। अब देखो कैश कितना होगा फिर, 10-20 लाख तो ले ही लो। अब उसको बोलूंगा भाई जीएसटी ये बना के रख, वो बोलेगा भाई मैंने सेल कितना किया मुझे खुद ही नहीं पता। मैं बोलूंगा सिगरेट कितना बेचा उसका डिटेल रख, सीकर कितना बेचा उसका डिटेल रख, कोक कितने का बेचा उसका डिटेल रख। कहाँ रखेगा वो, रख पाएगा? डबल एंट्री सिस्टम करा पाएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अगर करवा ही पाएगा तो उससे ज्यादा तो उसका अकाउंटेंट लेने का बोलेगा 20,000 मेरे को अकाउंटिंग की फीस दे, जो अकाउंटेंट आएगा अकाउंटिंग करने की। क्यों दिन में ना जाने कितने बार सेल करेगा, हजारों बार सेल करता होगा दिन में। तो उस चीज से बचने के लिए छोटे टैक्स पेयर को इन्होंने ये वाला स्कीम दे दिया। इस स्कीम में क्या है कि आप मंथली केवल टैक्स पे कर दो, क्या आपने एस्टिमेट लगा लो कि मैंने 20 लाख का बेचा, 20 लाख का 1% टैक्स पे कर दो, बात खत्म। साल में एक बार आप एक अपना जीएसटीआर फॉर्म भर देंगे। आप जीएसटीआर फॉर्म में बस ये बता देंगे पूरे साल में आपने सेल कितना किया है, और एक उसमें से एक डाटा परचेज का भी जाता है। मैंने प्रैक्टिकली वाला करने लगा तो उस आइडिया नहीं, बट एक मोटा मोटा फिगर जाता है पूरे साल में आपने कितना बेचा कितने का परचेज किया। तो ये नॉर्मली छोटे टैक्स पेयर को फायदा पहुंचाने के लिए है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10। हाँ इसमें हालांकि कुछ गुड्स है, जैसे आप पान मसाला अगर बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं होते, उन्होंने मना किया है गवर्नमेंट। उसके बाद एक आइसक्रीम का बिजनेस है, आइसक्रीम का बिजनेस है, उस पे भी आपको ये वाला स्कीम नहीं मिलेगा। एक बिजनेस है एक और मैं बता देता हूँ, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा, एक मिनट में बता देता हूँ। आई थिंक वाको प्रोडक्ट है, मैं देख के बता दूंगा, अभी पढ़ेंगे तो आ जाएगा बीच में। ठीक है। तो ये और इसके अलावा ये लोग अपना इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं भेज सकते, कुछ नुकसान है। आईटीसी इनको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये 2-4 नुकसान है। फिर ये जब 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे तो फिर इनको रेगुलर में आना ही पड़ेगा, अच्छा, फिर अगले महीने आना ही पड़ेगा कंपलसरी। ये केवल जो फायदा 1.5 करोड़ तक का है। गवर्नमेंट भी सोचती है कि छोटे टैक्स पेयर को फायदा दो, बड़े को अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा सेल करती है तो इसका मतलब बड़े टैक्स पेयर है, इनको पकड़ो। ठीक है। तो सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी इसलिए। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि जो भी बंदा आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो कोई कंपोजिशन वाला अकाउंटेंट रखता नहीं, उसको जरूरत नहीं। बट अगर आप किसी से परचेज करोगे जो कंपोजिशन लेवी में है, आपने अपने कंपनी में किसी कंपनी के अकाउंटेंट उससे कोई सामान परचेज किया और वो कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है, उसको अपनी इनवॉइस पे लिखना पड़ता है कि वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। सबसे पहली बात क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। कौन? कंपोजिशन लेवी वाला। ठीक है।
वो क्या लिखेगा अपने टैक्स के ऊपर, टैक्स वाइज नहीं लिखेगा, बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा, और उसके बाद लिखेगा मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ, इसलिए इस बिल पे मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। वो बकायदा लिखेगा। पता लग कल को तुम्हारे पास किसी कंपनी का, तुम अकाउंटेंट हो और वहां पे किसी कंपोजिशन स्कीम वाले का इनवॉइस आ गया, बोलो सर इसमें तो 20,000 है, जीएसटी क्यों नहीं चार्ज किया? और बोलो सर वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है। बोलने को तो आप लोग बोल सकते हो सर वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है बंदा, फिर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया, हो सकता है उसमें गलती क्या हो, मैं तो आईटीसी ले लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। उसमें लिखा होता है, कई बार जीएसटी नंबर चेक करना, क्या बताओ कंपोजिशन में तो नहीं है। मेंशन होता है जिसमें। हाँ, आप आज तक जितने भी सामान परचेज किया चेक करना अपने अपने इनवॉइसेस में, हर चीज पक्का जीएसटी नंबर मेंशन होगा, अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, हमारी दुकान हो तो रजिस्टर हो जाए सर वो। बोलो बोलो। जो ऐसे नॉर्मल बिल जो लोग बहुत से लोग इशू करते हैं उसमें तो नहीं होता, जो पक्के बिल बनते हैं उनमें ज्यादातर में होता है क्योंकि वो तो जितने भी होते हैं जीएसटी नंबर से पड़ा होता है। वो तो नहीं होता, वो नहीं करेगा। चले आगे, यस। कुछ पूछना है? अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके फायदे नुकसान। एक काम करो, आप लोग पहले ये सेक्शन पूरा रीड करो यहाँ से लेकर के नीचे तक, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा ना तो आप लोगों को तो लगेगा कि बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो, नेक्स्ट पेज तक की है। ठीक है, फटाफट रीड करो, बस रीड करने को बोला है और कुछ नहीं बोला। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 10 से। क्या? हाँ ज्वाइन हो गया, दो हो गए अपना। सबसे पहले यहाँ पे आपका नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कॉन्टेन इन दिस एक्ट, इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस पूरे एक्ट में कहीं भी लिखा हो उसका मतलब नहीं है वो कुछ। ठीक है, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subjected to the provisions of subsection 3 and 4 of the section 9। कौन सा 3 और 4? आरसीएम। 3 और 4 कौन सा? सबसेक्शन 3 और 4 आरसीएम का है। Notwithstanding anything contrary contained in this act, but subjected to the provisions of section 3 and 4, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceeding 50 lakh, ये लिमिट हो चुकी है 1.5 CR फॉर गुड्स। ठीक है, हिमानी आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके, ठीक है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा उसका मतलब नहीं है, बट सेक्शन 9(3) और 9(4) को तो वो भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आरसीएम है तो आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं गया हो तो, कौन से केस में? आप अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो। ठीक है, मे ऑप्ट टू, मे बोला है, कंपलसरी नहीं बोला है, ऑप्शनल है आपके पास। मे ऑप्ट ऑफ सेक्शन एंड अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एज सच रेट एज वे प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग। कह रहा है कि आप टैक्स पे कर सकते हो, जैसा सेक्शन 9(1) में बोला गया ना, कितना है सेक्शन 9(1) में तो बोला है 20% से ऊपर नहीं होगा, बट यहाँ बोला हुआ है कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, ट्रेडर का है लास्ट में होगा, मैन्युफैक्चरर के केस में एंड ट्रेडर के केस में आपको कितना पे करना है? मैं लिख लेना परसेंटेज, 1% टोटल पे करना है। मैन्युफैक्चरर के केस में एंड ट्रेडर के केस में इतना ही टैक्स पे करना है बस, 1%, मतलब 0.5। ठीक है, नेक्स्ट, और 2.5% आपको पे करना है कौन से केस में? शेड्यूल 2 क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6। शेड्यूल 2 में जाओगे ना, पैराग्राफ 6 पे और क्लॉज बी पे एक बिजनेस का नाम दिया हुआ है, अगर आप उस बिजनेस में फॉलो करते हो तो आपको 2.5% पे करना है। ठीक है,
अब मुझे तुम में से कोई अगर पढ़ा लिखा है तो मेरे को ये बता पाएगा कि क्लॉज बी पैराग्राफ 6 एंड शेड्यूल थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? किसी ने पढ़ा हो? शेड्यूल 2 पढ़ा हुआ है? Yes, sir. किसी को पता है शेड्यूल 2 क्लॉज पैराग्राफ 6 क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है? फटाफट ढूंढ के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है। ढूंढ तो सकते हो ना? शेड्यूल 2 हमेशा बुक के पीछे, आप लोगों के सबसे पीछे, एकदम पीछे नहीं है, बट आईजीएसटी एक्ट से पहले है। शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6 क्लॉज बी। क्या है? Or in any other manner whatsoever of goods, being food or any other article of human consumption or any drink. Other दैट than इज रेस्टोरेंट सर्विसेज। अगर आप लोग तो मैन्युफैक्चरिंग केस में पॉइंट मतलब 1% पे करना है, ट्रेडर के केस में 1% पे करना है, और अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं जैसे फूड वगैरह जो होता है रेस्टोरेंट का बिजनेस, उस केस में 2.5% पे करके निकलता है। रेस्टोरेंट के बिजनेस तो 1.5 करोड़ हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो उनको उन्होंने कंपोजिशन लेवी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पहले तो मैंने आप लोग बताया था कि कितने परसेंट होता है, 12, 18, 20 यही बताया था मैंने, 28 सॉरी। अब ये कंपोजिशन लेवी है जो कि छोटे स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आता है 0.5% इन एनी अदर केस। ये पहले 1% था, इसको 0.5 कर दिया गया। तो अब टोटल इन शॉर्ट में बताना चाहूँ आप लोगों को, तो जो टोटल पेमेंट बनता है, सबसे पहली बात बोर्ड दिख रहा है हिमानी, सबसे पहली बात तो तुम ही Yes, बताना। sir. Yes, sir. 1% एंड 2.5%, सॉरी 2.5 एंड 2.5, इसको बोल देंगे 0.5 एंड 0.5। ये कौन से केस में? मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में क्या है? 2.5%, 2.5%। ठीक है, टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1.5 CR। कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में अगर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं गए हो तो आप अगर आप मैन्युफैक्चर हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप क्या कर सकते हो? आप 1.5% तक का ऑप्ट कर सकते हो और उसमें जीएसटी पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हो तो आप कितना पे करोगे? केवल और केवल 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। ठीक है जी, ये क्लॉज ये कहता है। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, द गवर्नमेंट may by notification increase the limit of 50 lakh rupees to such higher limit as may be prescribed। ठीक है, उन्होंने बोला पहले जब आया था तब 50 लाख था, अभी कितना है? 1.5 CR, मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। फर्दर that a person who opt to pay tax under section clause A, B and C, A, B and C, ठीक है, may supply services of value not exceeding 10%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, of turnover in the preceding financial year or 5 lakh whichever is higher। ये कहता है, यहाँ पे समझो जरा, दोबारा से आ जाओ। अच्छा, अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा था हिमानी, या फिर वो दिख रहा था, क्या बोलते हैं, जो मैं रीड कर रहा था वो दिख रहा था? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे बोला इन्होंने, नेक्स्ट क्लॉज देखो कि में सप्लाई, जो क्लॉज ए बी सी में ऑप्ट करते हैं, या मतलब कि जो 0.5% 0.5% पे करना चाह रहा है मैन्युफैक्चर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट वाला, वो अपने वैल्यू का 10% सर्विस भी सप्लाई कर सकते हैं, या 5 लाख। मतलब जो सर्विस की वैल्यू होगी ना, सपोज करो कि अगर मान लो उसको कमीशन मिल रहा है, कई बार हो सकता है बिजनेस से कमीशन मिल जाता है। ठीक है, कोई मार्केटिंग के बारे में किसी को उसने ज्ञान दे दिया कि भाई अगर यहाँ पे
दुकान लगाएगा, ऐसे रखेगा, ऐसे इंटीरियर लगाएगा, तो हो सकता है तेरा दुकान बहुत ज्यादा चले। मतलब एक कोई भी दुकान वाला एक छोटा मोटा सर्विस दे रहा है, जाहिर सी बात है कि इसमें एक्ट में साफ साफ लग रहा है कि सर्विस आप नहीं दे सकते अगर आप गुड्स वाले हो तो, क्योंकि ऊपर जो लिमिट बताई है 1.5 करोड़ एक्सक्लूसिव फॉर गुड्स बताया हुआ। सर्विस वालों के भी ये अभी क्लॉज अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना किसके लिए, गुड्स के लिए अप्लीकेबल ये वाला क्लॉज, ये सेक्शन फिलहाल। फिर बाद में उन्होंने 2 साल के बाद चेंज किया और सर्विस के लिए भी लाया क्लॉज, लेकिन अभी बताता हूँ अभी हम किस पे, गुड्स पे। अगर कोई बंदा सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है लेकिन 10% ऑफ टर्नओवर तक वो सर्विस भी कर सकता है, सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकता है, कितने तक, 10% तक। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, या 5 लाख विच इज हायर। इस क्लॉज के लिए मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, जरा समझना बड़े अच्छे से। कोई कोई बंदा है, जैसे कि आप मान के चलते ढाबा वाला या रेस्टोरेंट सर्विस वाला, रेस्टोरेंट सप्लाई का काम करता है, उसका टर्नओवर है 1 करोड़ 20 लाख। कब, मार्च 23 में। तो सबसे पहली बात, क्या वो अप्रैल 23 से मार्च 24 के लिए कंपोजिशन में एलिजिबल है या नहीं? सबसे पहली बात ये बताओ। कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है इस साल के लिए क्योंकि 1.5 करोड़ से नीचे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसका 10% दैट इज 12 लाख और 5 लाख, विच एवर इज, क्या बोला था, लोअर बोला था, पढ़ो यहाँ पे, विच एवर इज हायर, 10% of the turnover of state in the preceding financial year or 5 lakh, whichever is higher। वो अपना यहां तक सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकता है 12 लाख रुपए तक। सबसे पहली बात देखो, पिछले साल तक क्या था कि अगर कोई बंदा गुड्स में डील कर रहा है और अगर वो 1 रुपए का भी सप्लाई में डील कर रहा है ना, तो वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं था। बट बाद में प्रैक्टिकल इशू आया, सपोज कोई रेस्टोरेंट बिजनेस वाला है, उससे कोई ज्ञान लेने आता है कि भाई बाद में मैं कहाँ पे दुकान खोलूं जिससे मेरी दुकान बहुत अच्छा चले, मैं कौन से वो रखूं, अपने खाने में कौन सा आइटम रखूं, ब्रेकफास्ट में कौन सा रखूं, कहाँ पे किसकी फोटो कहाँ पे लगाऊं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करूं, उसको कराने का उसने पैसे बोले, मैं 1 लाख रुपए लूंगा, मैं सब बता दूंगा तेरे को, कमीशन लूंगा, या तो हो सकता है ना काम, क्योंकि कमीशन भी होता है कि आप एक मान लो कि अग्रवाल है, अग्रवाल स्वीट्स वाला है, या फिर आपके हल्दीराम वाले हैं, वो भी तो पहले रेस्टोरेंट नहीं थे, आज वो बड़े चैन बन गए। लेकिन अगर छोटा है आजकल 24/7 वाला हो गया, या फिर कोई भी बोलता है कमर तो मेरा नाम ले बेचो जरा, जैसे यहाँ पे रामपाल चौक में केसी वाला मोमोज का है, केसी मोमोज वाला है, बहुत बिकता है उसका, मेरा नाम से बेच दे द्वारका में, तो मान लो नाम देने के पैसे ले रहा, तो वो तो सर्विस ही है ना। यस सर। तो ये चीजें फिजिबल है, हाँ फिजिबल है ना, आप समझ रहे हो। तो पहले ये प्रैक्टिकल इश्यूज थे, तो फिर गवर्नमेंट को पता चला कि ये प्रैक्टिकल इश्यूज, तो उन्होंने क्या बोला कि पिछले साल का जो टर्नओवर है ना उसका 10% और 5 लाख बीच इज हायर, आप उतने अमाउंट का सर्विस दे सकते हो। मतलब आप 1 करोड़ 20 लाख का, अगर मान लो इस साल आप 1 करोड़ 30 लाख का सामान ही बेच लो, और 12 लाख का मान के चलो, पिछले वाले कितना है 1 करोड़ 20 लाख था, तो 12 लाख रुपए तक का आप सर्विस भी दे सकते हो। अगर आप 12 लाख तक का सर्विस दोगे तो भी आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो। पहले ये सर्विस का काम बिल्कुल भी नहीं था, सर्विस के लिए पहले कोई भी एलिजिबल नहीं था, ठीक है। इधर बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्लॉज पे। अच्छा, अब अभिमानी बताना, अब ये लॉ वाली बुक दिख रही है आपको, या अभी बोर्ड दिख रहा है? ये जो मैं लाइन रीड कर रहा हूँ वो दिख रहा है, अभी भी बोर्ड दिख रहा है? सर बोर्ड। अब यस सर। ठीक है, देन आता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेकेंड प्रोवाइजर द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई of services provided by or extending the deposits, loan, advances in so far and the consideration is separate represented by way of interest discount shall not be taken into consideration। वो कह रहा है कि अगर आप जो सप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको कोई इंटरेस्ट मिला हो, लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, या कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, तो उस 10% वाले में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले, अब ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, द रजिस्टर्ड पर्सन shall be eligible to opt under subsection if, सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, he is not engaged in supply of service। देखो बोल दिया उसने, मैंने बोला था ना कि अभी तक जो क्लॉजेस पढ़ा है मैंने किस लिए पढ़ाए हैं, केवल और केवल गुड्स के लिए पढ़ाया है। अगर वो बोल रहा है कि अगर आपने 1 रुपए का भी सप्लाई सर्विस किया तो हम एलिजिबल
नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, प्रोविजन इंसर्ट करके बोला कि नहीं आप 10% तक बेच सकते हो, 10% और 5 लाख विच इज हायर, आप उतने अमाउंट का सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, ये बहुत खतरनाक सेक्शन है, सीए फाइनल वालों तो समझ नहीं आता ये। मेरा दोस्त को एग्जाम दे रहा था, कह रहा था यार मेरे को बता दे ये सेक्शन पढ़ के पता नहीं क्या है, और क्वेश्चन यहीं से सीए वाले पूछते हैं। नेक्स्ट, पहला सप्लाई में बंदा, सबसे पहली बात क्या बोला इसने, अब इसका इसका नुकसान क्या है, सप्लाई में सप्लाई और सर्विस नहीं कर रहा, ठीक है, बट उन्होंने 10% और 5 लाख विच इज हायर, वो इन्होंने बाद में क्लॉज इंसर्ट किया। ठीक है, ये क्या है, नुकसान है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, ही इज नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेबल टू टैक्स अंडर, कह रहा है कि कोई भी ऐसी सप्लाई और सर्विसेज नहीं करोगे जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, जीएसटी नहीं लगता, फिर इसमें क्यों आओगे आप? अगर मान लो उसमें जीरो रेटेड टैक्स लग रहा है, डिलेटेड टैक्स है, जिस पे टैक्स नहीं लग रहा था, तो कंपोजिशन लोगे क्यों? ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ एंड सर्विसेज, मतलब मैंने बोला था इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है, एंड ही इज नॉट एंगेज इन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स, मतलब कि अगर वो कोई फ्लिपकार्ट सामान बेचना चाहता है तो वो नहीं बेच सकता, अमेजन में सामान बेचना चाहता तो वो नहीं बेच सकता। बट 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 अभी एक मीटिंग हुई है फाइनेंस एक्ट 2023 में, उन्होंने बोला है कि ये वाला क्लॉज को रिमूव करेंगे। अब सर में अगर ई ये कॉमर्स के 1 अक्टूबर 2023 से ये क्लॉज रिमूव होने वाला है। अगर मान लो कोई बंदा अपना बिजनेस ई कॉमर्स के थ्रू करना चाह रहा है और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, तो भी वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, और सर जीएसटी कितने पे एप्लीकेबल होगा ई कॉमर्स के लिए, क्या टर्नओवर कितने? अगर इस वाले बिजनेस में फॉल कर गया, फिर तो इनको ये वाला लॉ फॉलो करना पड़ा, 1% और 2.5% वाला। बाहर है तो फिर तो जो 1 रुपए का भी सप्लाई करेगा, तो जो तुम्हारा नॉर्मल टैक्स रेट लगता है 12, 5, 18, उसमें फॉल करेगा। अगर ये ऑप्ट करेगा तो फिर 1% एंड 2.5% का। ठीक है, ये छोटे टैक्स पेयर को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अभी अगर आप देखोगे, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का जो बजट आया था, वो चाहते हैं कि हस्त स्लिप से जो बनाया जाता है, हस्त बोलते हैं, खादी वाले जो कपड़े वाले होते हैं, तो जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, अब वो ऑल ओवर इंडिया तक तो पहुंच नहीं सकते। कैसे पहुंचेंगे? वो आसपास के या जो जो हमारे वो होते हैं ना, जिससे डील हो रखी कि ये जाएंगे और वेंडर से परचेज, केवल सिलेक्टेड लोगों तक बेच सकते हैं। लेकिन अगर वंस एक बार इनको अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया गया कंपोजिशन स्कीम के अंदर, क्योंकि अगर वो जैसे ही अगर फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कराएंगे तो उनको टैक्स जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जीएसटी मंथली 3-3, 4-4 रिटर्न है, R1, 3B, एनुअल रिटर्न, फिर अकाउंटिंग करानी पड़ेगी, फिर आईटीसी देखना पड़ेगा। तो उस केस में जो छोटे टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो मतलब कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति कितने अच्छे बना रहे हैं, तो उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज को हटाने की कोशिश कर रही है। अगर मान के चलो जो कपड़े की बुनाई करते हैं, अगर वो लोग इस पे रजिस्टर होकर के आ गए, अगर वो लोग रजिस्टर होकर के इसके ऊपर आ जाते हैं, तो फिर उनकी टर्नओवर कितनी बढ़ेगी, वो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया बेच सकते हैं वो लोग। जो केवल घर तक सीमित है, कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, खादी के कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, तो अब अगर वो इस वाले क्लॉज के अंदर आ गए, तो देखना उनका टर्नओवर और वो पैन इंडिया रीच कर सकते हैं। पैन इंडिया मतलब एंटायर इंडिया। एक गांव में बैठा हुआ बंदा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, और फ्लिपकार्ट पे आजकल जो एक मीशो आया है, फ्लिपकार्ट देख रहे हो, मीशो से तो लोग, मीशो पे पता है, एक मेरा दोस्त, मेरा स्टूडेंट है, वो जो ये देख रबर लगा के पीछे, ये वाला कितने बेचता है पता है? कितने का है? 10 के 5 आते हैं। अरे ये बैंड हाँ, वो लेके आता है पुरानी दिल्ली से, वो पता नहीं एक पैकेट लेके आता है, 50-60 रुपए, 100 रुपए का आता है, इतने का आते हैं। एक एक प्रोडक्ट को 20-20 रुपए में बेच रहा है, 25-25 रुपए में, और बिक रहे हैं। उसका टर्नओवर 1 लाख पहुंच गया है। जून 2022 में स्टार्ट किया था उसने। पुरानी छावड़ी बाजार आता है, छावड़ी बाजार आता है, वहां से 1 किलो का उठा के लाता है, 7 दरवाजा किलो का माल आता है,
एंड उसका टर्नओवर 1 लाख कर चुका है, जून 22 में लिया तो रजिस्ट्रेशन। इस रात में सर्विसेज डिस्कस करेंगे। तो क्या रेट भी तो सर कम होता अरे मैं कह रहा हूँ फिर भी 20 रुपए 25 रुपए बेच रहे हैं लोग, परचेज कर रहे हैं, सोच रहे हो? तो बैंड कितने का लिया तुमने? तुमने तो 5 रुपए का लिया होगा, 10 रुपए का लिया होगा। मैं जस्ट ही बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ तो जो सस्ता मिल जाता है 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का होगा, 20 रुपए 30 25। एक्चुअली लोग ये देख रहे होंगे मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा, घर पे बैठ के मिल रहा है, मुझे ठीक है, जाना नहीं है। बहुत तो आप सारी समझ रहे हो चीजें कि ई कॉमर्स ने लोगों को कितना वो कर दिया वाइट। और ऐसे ही अब ऑनलाइन ट्यूशन भी देख लो, जब हमारा पहला बैच हुआ था हमने दुबई में पढ़ाया था, दुबई के स्टूडेंट्स भी थे, तो ऑनलाइन से देखो कितनी रिस्पॉन्स थी। समझिए ई कॉमर्स हटाने के पीछे क्या फायदा है। वो जो जो लोग हैं जो हस्तकला में एक्सपर्ट है, उन लोगों को लाया जाएगा, ये हट जाएगा 1 अक्टूबर 2023 से, देख लो। एंड उसके बाद बोला गया सबसे पहला क्या, कि सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर रहा हो, दूसरा एग्जाम सप्लाई नहीं कर रहा हो, तीसरा इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं कर रहा हो, चौथा ई कॉमर्स में बिजी ना हो, और पांचवा क्या है कि वो आपने जो गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स बताए गए हैं उसका मैन्युफैक्चर नहीं करता हो, आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको। अगर वो इन चीजों में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो भी इसको ऑप्ट नहीं कर सकता हो। और लास्ट क्या बताया उन्होंने, ही इज नॉट अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, मैं दोबारा ये बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लेना इसको। इन शॉर्ट, कौन कौन एलिजिबल नहीं है? जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या था? जो एग्जाम सप्लाई में है ऑलरेडी। एग्जाम सप्लाई था क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई विच आर नॉट लेवल जीएसटी, नॉट लेवल, सॉरी, इसको एग्जाम सप्लाई नहीं है, जिसपे पेट्रोल वगैरह हो गया ना, नॉट लेवल जीएसटी। नंबर 3 क्या बताया था इन्होंने? इंटरेस्टेड सप्लाई। चौथा क्या बताया था इन्होंने? ई कॉमर्स पे नहीं हो। और पांचवा क्या 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 था? पान मसाला, टोबैको एंड आइसक्रीम नहीं बेच रहा हूं। बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक है। और चौथा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और एक लास्ट क्या था? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये इसके 6 लाइन आइटम है। अगर ये पर्सन इनमें से कोई भी डील कर रहा है और उसका टर्नओवर 1.5 सीआर से नीचे भी है तो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर है? फिर ठीक है। ठीक है, फटाफट छापो यार, जितनी जल्दी छाप सकते हो। और खींचो 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 जल्दी। नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्लॉज पे। 2 क्लॉज हो गया, अब आ जाओ। जब ये सारी चीजें, अच्छा ये बोला गया है कि पैन नंबर कौन सा लेंगे। सबसे पहली बात, पैन नंबर कह रहा है कि जो टर्नओवर कैलकुलेट है पैन इन बेस पे किया जाएगा। अगर मान लो अगर आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन लिया हुआ है ना, तो आपको, अगर आप किसी और स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन लिया तो वहां भी आपको कौन सा लेना पड़ेगा, वो भी पैन नंबर माना जाएगा आपका कि यही का है। मतलब उसमें भी कैजुअल टैक्स आपको कंपोजिशन ले भी ही लेना पड़ेगा, तो टैक्स कहाँ का लगेगा, यहाँ का लगेगा? वही का लगेगा, मतलब हर एक स्टेट में लगेगा। ठीक है, इन्होंने जो ये लाइन बोली यहाँ पे देखोगे आप पढ़ो, आप इसको पेन बेस पे पढ़ो एक लाइन। प्रोवाइडेड एट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पेन नंबर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट for the scheme under the subsection unless all the registered person have opt to pay the tax under the scheme। मतलब कि अगर आप मान लो कि दिल्ली में सोच रहे हो कि मैं तो कंपोजिशन ले लूं बाकी जगह रेगुलर रहूं, ऐसा नहीं है। आपको अगर एक स्टेट में कंपोजिशन है तो आपको सारे स्टेट पे कंपोजिशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये 2A क्लॉज क्यों इंसर्ट किया पता है? पहले तो ऊपर जो सेक्शन था ना वो केवल गुड्स के लिए अप्लीकेबल था,
ये आपका अप्लीकेबल है सर्विस के, सेम क्लॉज है, बस लिमिट कितनी है 50 लाख। सर्विस के केस में लिमिट कितनी है, सर्विस के केस में कितनी लिमिट है 50 लाख, और टैक्स कितना पे करना है 6%। अगर आप सर्विस के केस में हो और आपका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है, सर्विस के केस में देखना है यहाँ पे, सर्विस केस में सबसे पहले टर्नओवर लिमिट कितनी है 50 लाख, वहां पे कितना था 1.5 करोड़, रेट क्या है 6% पे करना है, नो आईटीसी, कुछ नहीं मिलेगा, 6% पे कर, नक्की पाओ, बात खत्म। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, और इसका भी जो नुकसान है वो यही है। नुकसान क्या है, सबसे पहला नुकसान कि भाई वो क्या क्या नहीं सप्लाई करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, इंगेज इन नॉट, सबसे ये रीड कर लो यार, हटो, देखो, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्रेडिक्टिंग दिस एक्ट बट सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9, मतलब आरसीएम पे करना पड़ेगा अगर आरसीएम एप्लीकेबल है तो, 3 और 4 वही है ना आरसीएम का। A registered person not eligible to opt to pay tax under section sum 1 subsection 1 subsection 2 whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees may opt, देखो may यूज किया है मतलब ऑप्शन है, in lieu of tax payable by him under the subsection 1 and subsection 9 and amount of tax calculated by such rate as may prescribe। रेट कितना प्रिस्क्राइब किया है, नॉट एक्सीडिंग 3%, मतलब 3% आपका सीजीएसटी में और 3% एजीएसटी, मतलब टोटल कितना हो गया 6%। ठीक है जी। तो अगर वो इंगेज इन, सबसे पहले नुकसान क्या है, इफ ही नॉट engaged in making any supply of services or goods which are not leviable under GST, मतलब वही जैसे बोला था ना पेट्रोल पेट्रोल में। नेक्स्ट, engaged in making any interstate supply। अब देखो यहाँ पे एक नुकसान है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली में बैठ के हरियाणा में देता है सर्विसेज तो वो इंटरनेट सप्लाई माना जाएगा, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर अगर कोई सर्विस दे रहा है जो कि दिल्ली में, मतलब केवल इंटरस्टेट अलाउड है, इंटरस्टेट अलाउड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंगेज्ड इन ई कॉमर्स, वही वाला आ गया, और वो मैन्युफैक्चरर हो किस चीज का, टोबैको का, पान मसाला का एंड आइसक्रीम का, एंड वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, और एनआरटीपी, मतलब सेम है। नुकसान क्या है, सेम। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, जो अगर एक पेन पे ले रखा है कंपोजिशन स्कीम तो आपको सारे पेन पे कंपोजिशन स्कीम लेना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चले, रिकॉर्डिंग रुकी। The option availed by a registered person under subsection 1 कौन सा है, वो ये जो गुड्स वाला हमारा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग केस में 1% टैक्स पे करेंगे और स्टूडेंट केस में 2.5% पे करेंगे। ठीक है। और सेक्शन 2A सर्विस वाला, जिसमें 50 लाख का टर्नओवर है और 6% का टैक्स है। As the case may be, shall lapse with effect from the day which he aggregate turnover during the financial year exceeds the limit specified in subsection 1 and 2A as the case may be। इसका लिमिट कितना है 1.5 करोड़ और इसका लिमिट कितना है 50 लाख। कह रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है आपका लैप्स हो जाएगा कब, जिस दिन आपने 1.5 CR क्रॉस किया उस दिन, और अगर सर्विस के केस में जिस दिन आपने 50 लाख क्रॉस किया उस दिन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। नेक्स्ट, a taxable person to whom the provisions of subsection 1 or as the case may be subsection 2 apply shall not collect any tax from recipient। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा, इन्होंने बोला कि जैसे आप 1.5 CR एक्सीड करोगे और 50 लाख एक्सीड करोगे आप नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाओगे। ठीक है, और कौन सा फॉलो होगा, 5%, 12%, 18% और 28% जो भी है। नंबर 2 क्या बोला अभी इन्होंने फिर बोला कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। किससे कलेक्ट नहीं करोगे, अपने रिसिपिएंट से। तो वो जेब से आपको पे करना है, जो हम 1% पे करना है, 2.5% पे करना है, और सर्विस के केस में जो 6% पे करना है वो आपको अपने जेब से पे करना है। आप कलेक्ट नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम में, ध्यान रखना। नॉर्मल स्कीम में तो हम कलेक्ट करते हैं ना टैक्स, आईटीसी, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आपको अलाउ नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ।
If the proper officer has reason to believe that the taxable person has paid tax under section इतना and subclause 2A कौन सा है, सर्विस वाला, as the case may be, deposited not being eligible, such person shall in addition to any tax or may be payable by him under the provisions of the fine with penalty for 73 and 74। देखो ये बताता हूँ, कह रहा है कि अगर कोई बंदा, उसको ऑफिसर को ही लगता है कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है सेक्शन 10 के लिए, सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं ना अभी, सेक्शन 10 में क्या है, गुड्स के केस में 1.5 करोड़ तक और सर्विस के केस में 50 लाख तक हम 1%, अगर गुड्स के केस में 1% 5% पे करके छुट्टी, और सर्विस के केस में 50 लाख तक कह दो 6% पे करके छुट्टी, ना कोई आईटीसी बुक मेंटेन करेंगे ना आउटबुक मेंटेन करेंगे, कुछ मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पे करो। लेकिन अगर उस ऑफिसर को लगता है कि आप इस चीज के एलिजिबल नहीं हो या आप जबरदस्ती फायदा उठा रहे हो, या हो सकता है कि टर्नओवर क्रॉस हो गया हो, 2-3 करोड़ रुपए हो गया हो, फिर भी आप इसमें पड़े हुए हो सकता है ना, वो तो लोग सोचते हैं ना कि डिपार्टमेंट कैसे पता चलेगा, उस डिपार्टमेंट को सब पता चल जाता है, ठीक है। तो उस केस में पता चल जाता, बता दूंगा कैसे। अभी वो दिन लास्ट क्लास में आप लोग आए नहीं थे ना, मैंने अभी प्रैक्टिकल बताया था सिस्टम पे, सब कुछ में आता है कि आपने कितने सेल किए, कितने टर्नओवर है, ठीक है, तो अपने आप आ जाता है। तो उस केस में फिर वो आपके ऊपर 73-74 में फाइन लगा सकता है, ठीक है जी, सेक्शन 73-74 में फाइन लगा सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है। पेनल्टी 100% तक भी होता है, 200% भी होता है, इंटरेस्ट के साथ लगाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, for the purpose of computing aggregate turnover, the person determining his eligibility to pay taxes under this section, aggregate turnover shall include the value of supply made by such person from first day of April to financial year date when the becomes liable to registration under the, but shall not include the value of exempt supply by way of extending deposits, loan, advances in so far in consideration represented by way of interest and discount। कह रहा है कि जो भी टर्नओवर 1.5 CR करोड़ का या 50 लाख का जो भी टर्नओवर काउंट करना है हमें, सबसे पहली बात उसमें हम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस वगैरह जो होता है ना, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आप लोगों को वो भी तो सर्विस ही है, तो कह रहा है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई, क्योंकि इस पे जीएसटी लगता नहीं है। तो आप वो जो मैंने अभी लिमिट बताई थी ना 10% वाला एंड 5 लाख वाला, उस वो एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। तो वो वाला अगर कोई इंटरेस्ट मिला है ऑन डिपॉजिट्स या लोन पे, तो वो सब दैट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो पार्ट ऑफ टर्नओवर नहीं है। 1.5 करोड़ तक कैलकुलेट कर, मान लो कि आप 1 करोड़ 40 लाख का सामान बेच रहे हो और 12-15 लाख का आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका टर्नओवर कितना हो गया, 1 करोड़ 55 लाख। बट कंपोजिशन स्कीम के लिए आपका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ 40 लाख। दोबारा बोल रहा हूँ, सपोज करो आपने गुड्स बेच दिया है, कितने का सामान बेच दिया है, 1 करोड़ 40 लाख का सामान पिछले साल बेच दिया है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी 12-15 लाख रुपए मिल गया, तो आप कितना हो गया, 15 लाख माल, तो 1 करोड़ 55 हो गया। बट इन्होंने बोला कि एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो दैट शैल नॉट बी पार्ट ऑफ योर टर्नओवर फॉर दिस सेक्शन, फॉर सेक्शन 10, ठीक है। तो अभी टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ 40 लाख। तो नेक्स्ट ईयर भी आप अवेलेबल हो, एलिजिबल हो। नेक्स्ट आ जाओ, खत्म ही हो गया। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल बाय द पर्सन अंडर द सेक्शन एक्सप्रेशन टर्नओवर इन द स्टेट, वो कह रहा है कि सारे स्टेट का मिला करके जो पैन इंडिया पैन आपका, अगर मान लो आप दिल्ली में, बिहार में, उत्तराखंड में, मुंबई में, हर जगह आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो सारे जगह का टर्नओवर जोड़ा जाएगा। एक जगह होने के बावजूद भी हम दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, स्टेट टैक्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, हम दोनों जगह पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको अगर वहां बिजनेस करना है, ठीक है। तो इंटरस्टेट सप्लाई को अवॉइड करने का यही तरीका है भाई, वहां पे ले लो ना एक पैन रजिस्ट्रेशन, मान लो सी की सर्विसेज है, हरियाणा में ले लो, हरियाणा की सप्लाई के लिए हरियाणा का बिल फाड़ेंगे, यहाँ की सप्लाई के लिए यहाँ का बिल फाड़ेंगे। लेकिन एक पैन पे तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? टर्नओवर तो मर्जी होगी ना। नहीं नहीं, अभी मैं इसको अवॉइड करने का तरीका बता रहा हूँ। इसने बोला कि इंटरेस्ट से सप्लाई नहीं कर सकते। हाँ। तो एक बात बताओ, मैं अगर मुझे दिल्ली के क्लाइंट के लिए मैं दिल्ली से बिल रेज करूंगा, इंटरस्टेट हरियाणा में कर ले लेता हूँ, मेरा क्लाइंट हरियाणा में बैठा हुआ है तो हरियाणा में कर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ। मान लो 20 लाख तक का बिजनेस में दिल्ली से कर रहा हूँ, 25 लाख का बिजनेस वहां से कर रहा हूँ, 45 लाख काम हो गया। लेकिन अगर जैसे मैंने एक बिल अगर मान लो दिल्ली से हरियाणा काटा, तो मैं तो कंपोजिशन से बाहर हो गया ना। हाँ। ठीक है, ऐसे कितने रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? जितनी मर्जी ले लो भाई, एक पैन हर स्टेट में एक अलाउड है। हाँ एक अलावा एक क्या, अब जैसे एक केस में 2 भी ले सकते हो आप। मान लो एक स्टेट में आप इधर मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हो तो सर्विस से काम कर रहे हो, ले लो, 2 ले लो, वो भी है। अरे 3 भी ले लो,
बिजनेस अगर अलग अलग है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर तो अलग अलग लोगे ना, और सेम बिजनेस तो फिर आप उसके अंदर क्यों लोगे अलग रजिस्ट्रेशन नंबर? आपको मान लो 3-4 एड्रेसेस है, इसलिए आप अपना एड्रेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डिस्क्लोज करो। मतलब एक मेन ब्रांच खोलते हैं, एक मेन ऑफिस खोल के बाकी लोग करते हैं। बाकी को ऐड कर दो उसमें कि ये मेरा एडिशनल ब्रांच ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे इसकी समरी बनानी है, तो मैं क्या नाम